नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक आभार है। 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत विगत 8 से 10 सालों में जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं और इन परीक्षाओं में जितने भी जीएस से यानी सामान्य अध्ययन से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, यहाँ पे एक कलेक्शन होता है और अगले 10 से 15 मिनट के दौरान जो है प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और वीडियो को अंत अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाते हैं जिनकी संभावना आने वाले एग्जाम में आपकी हमेशा बनी रहती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। जो प्रश्न पूछा गया है, प्रायः ही देखा गया है किसी भी आप ऐसे एग्जाम में जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उन परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं। आज के सेट में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आपको एक जगह कलेक्ट करना ही होगा। इनको आप नोट करिएगा, इनका रिविजन करिएगा। आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा जो है वह बहुत अच्छी हो चुकी है ना। आइए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है ना। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या होगी 75, 75 डिस्ट्रिक्ट है ना। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है और यह 75 जिले 18 मंडलों में विभक्त हैं। पूछा क्या गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो बता दीजिएगा 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या क्या है, 18 है। और यह भी आपसे प्रश्न एक बन सकता है कि इन मंडलों में सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, आपको बताना होगा अलीगढ़। अलीगढ़ मंडल जो है वह उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है या नवीनतम मंडल है। ये तो रही बात आपकी मंडलों की। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम पाए जाते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं, आप बताएंगे 17 नगर निगम, 18 मंडल। नवीनतम मंडल आपका 18 है और नवीनतम नगर निगम की अगर आप बात करते हैं तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा शाहजहांपुर, है ना। शाहजहांपुर जो है आपका नवीनतम नगर निगम है। और इसी शाहजहांपुर में राज्य गन्ना अनुसंधान केंद्र, उत्तर प्रदेश का राजकीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। एग्जाम की दृष्टि से जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं पहले 2 मिनट में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हर चीज़ को नोट करिएगा, हर चीज़ एग्जाम में आपकी आ चुकी है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा जो है रोजगार योजना है, गरीबों से संबंधित है और इसका शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। वर्ष इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में आप में स्पेशली अगर आप लेखपाल का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, तो मनरेगा का शुभारंभ पूछा गया है किस वर्ष आपका हुआ है, तो बता दीजिएगा वर्ष 2006। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में मनरेगा का शुभारंभ जो है वह 2006 में किया गया था। और 2000 शुरुआत में नरेगा नाम था और 2009 में इसका नाम क्या कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया था, है ना, महात्मा गांधी। नेक्स्ट अगला दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर स्थित है। अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। राजस्थान सबसे बड़ा होगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है और इसके बाद इन 3 के बाद चौथे नंबर पे आपका अपना प्रदेश आता है, मतलब उत्तर प्रदेश ना। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का कुल कौन सा स्थान है भारतवर्ष में, तो चौथा स्थान बताइएगा। उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33%। इस परसेंटेज को भी ध्यान रखिएगा, यह परसेंट पूछे जाने की संभावना आपकी प्रबल रहती है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 7.33% और क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर प्रदेश का जो आपका होगा स्थान चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आपका स्थित है ना। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, रेयर क्वेश्चन होगा, है ना। आ गया तो जो है सही बात है, नहीं आएगा तो फिर आपके दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट रहेगा। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, है ना। उत्तर
उत्तर प्रदेश भू राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आया था? उत्तर आपको बताना होगा 1945, है ना, 1945 में। वर्ष याद रखिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, वर्ष को याद रखिएगा, वर्ष पूछे जाने की संभावना आपकी ज़्यादा रहती है ना। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने % आपका आरक्षण होना चाहिए? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। ग्राम पंचायत लेखपाल बनने जा रहे हैं आप लोग, तो निश्चित रूप से जो है आपको पंचायत है, नगर निगम है, इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। तो ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितनी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है? बताइएगा। 33%, है ना, 33%। न्यूनतम कम से कम 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, और अधिकतम कितना भी हो सकता है। और यहीं पे एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की है ना। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट होगा। न्यूनतम आप 33% कर सकते हैं, अधिकतम कितना भी कर सकते हैं। और बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण की वकालत की है, और इसको वहाँ पे लागू किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन मान के चलिएगा। स्पेशली जो लोक सेवा आयोग इलाहाबाद की परीक्षाएं होती हैं, पीसीएस की परीक्षा होती है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होती है, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है और आपकी आपके एग्जाम में भी आने की संभावना होगी। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा गया है। ऐसे भी लिखा जाता है, एवियन भी लिखा जाता है, और नहीं तो सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। बता दीजिएगा। इज्जत नगर, है ना, इज्जत नगर। इज्जत नगर कहाँ पड़ता है? बरेली, है ना। उत्तर प्रदेश का शहर बरेली में इज्जत नगर आपका स्थान है, और इज्जत नगर में आपका केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एवियन भी आपसे पूछा आता है और केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान भी आपसे पूछा आता है। दोनों के दोनों संस्थान कहाँ पे हैं? तो इज्जत नगर में है, और इज्जत नगर कहाँ आपका पड़ता है? बरेली में। बरेली किस नदी के किनारे पर स्थित है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न से पूछा गया है। महात्मा गांधी जी के द्वारा, है ना, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था? एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा आपके लिए, लिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री से, है ना। किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन है गांधी जी का, और याद रखिएगा 9 अगस्त सन 1942 ये आपका वर्ष था, जबकि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया गया था, और यही कारण है कि इसे आप अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का प्रसिद्ध नारा भी दिया गया था, जो कि एग्जाम में आपसे हमेशा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले उसको उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन यह अधिकार दिया गया है किसे? कि वह 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही उपराष्ट्रपति को क्या कर सकता है? पद से हटा सकता है। बता दीजिएगा। राज्यसभा, है ना। राज्यसभा जो कि भारतीय संसद का स्थायी सदन होता है, और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष ही कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के पद का वेतन मिलता है, और इसी राज्यसभा को अधिकार है, यदि वह चाहे, यदि वह पारित कर दे कि उपराष्ट्रपति को आगे उसके पद पे बने रहने कोई अधिकार नहीं है, तो वो उसको समय से पूर्व भी क्या कर सकती है? हटा सकती है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको पूछा गया है। मोहिनी अट्टम एक लोक नृत्य है, सॉरी एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? दक्षिण भारत से इसका संबंध है, और राज्य का कौन सा होगा? बताइएगा। केरल, है ना। केरल राज्य से ये संबंधित है, और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं यहाँ से। हाँ चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। अकरावती, हेमवती और लक्षणबीनी ये 3 नदियाँ हैं, सॉरी कबिनी है, हेमवती है और अमरावती, यह 3 नदियाँ किस मुख्य नदी की सहायक हैं?
रेयर नदी है, जल्दी पूछी नहीं जाती है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाएगी तो फिर आपका जो है बंटाधार कर देगी, है ना। हेमवती, लक्षणविनी, कबिनी, ये 3 नदियाँ किसकी सहायक हैं? दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है कावेरी, है ना, कावेरी नदी। ये तीनों जो है किसकी सहायक होंगी? उत्तर बताइएगा, कावेरी। कावेरी नदी जो कि कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है ना। कावेरी जल विवाद आपसे पूछा आता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी, इन 4 क्षेत्रों से कावेरी जल विवाद आपका संबंधित होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 57 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 57 की क्रांति, जिसे कि भारत का स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है, उस समय भारत के वायसराय की बात करिएगा, लॉर्ड कैनिंग आपके भारत के वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल थे ना। तत्कालीन गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा आता है बता देंगे लॉर्ड कैनिंग। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो बताइएगा विस्काउंट पार्मस्टर, है ना, विस्काउंट पार्मस्टर, ये जो है आपके तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। जब भारत में 57 की क्रांति हुई थी उस समय आपके प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन में, है ना। सबसे अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का, एक महत्वपूर्ण बेहतरीन सेशन आया पे खत्म होने जा रहा है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने प्रॉपर इसको देखा होगा, इसका प्रॉपर नोट्स भी तैयार करेंगे। अंतिम क्वेश्चन जो आपका है, निम्न में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्पेशली फिजिक्स से पूछा जाता है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। उस यंत्र का नाम आपको बताना है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, तो बता दीजिएगा डायनेमो, है ना। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे लिख दूं मैं, देखिए डायनेमो, है ना, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और वहीं मैं एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक यंत्र और बता दूं जो इसका जस्ट अपोजिट करता है, रेक्टिफायर, है ना। रेक्टिफायर याद रखिएगा, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो डायनेमो और रेक्टिफायर दोनों क्या है? अपोजिट है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा और रेक्टिफायर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो एक बेहतरीन सेशन आपके लिए रहा, आपके लिए लाभदायक हो। निश्चित रूप से अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे।